दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ज्ञान गुरुजी में। और हम लोग हाजिर हैं आत्मानुशासन की शक्ति, बहाना बनाना छोड़ दें कि अगली पेशकश आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए। दोस्तों, ये इस सीरीज का पार्ट 12 है। इसके पिछले सभी पार्ट्स का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं और चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पुस्तक में आप लोगों के साथ आगे बढ़ूं उससे पहले तो मेरा रिक्वेस्ट जो है वो तो करना ही है कि चैनल को फटाफट सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इस कंट्रीब्यूशन में मेरा जो सपोर्ट है उसको करते रहें। दोस्तों, एक और पुस्तक सफलता का साधन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इस चैनल पे और उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ मैं। तो अगर उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सफलता के साधन नाम से बना हुआ है। 19 पार्ट्स है उसमें, उसको पूरी तरीके से देखिए और अपना मोटिवेशन को बढ़ाइए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इसको। आत्मानुशासन की शक्ति, बहाना बनाना छोड़ दें। बनाने के लिए 12 अतिरिक्त सेमिनार्स और कोर्सेस में भी हिस्सा लेना चाहिए। साथ ही लीडर संगठन के हर कर्मचारी को सीखने और विकास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह इसे व्यावसायिक जीवन का सामान्य और सहज हिस्सा बना देता है और प्रशिक्षण और विकास के लिए समय तथा संसाधन प्राप्त करता है। लीडर जानता है कि सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के पास सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं। दूसरे दर्जे की कंपनियों के पास दूसरे दर्जे के प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं और तीसरे दर्जे की कंपनियों के पास सबसे कम प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं और वे कंपनियां दिवालियेपन की कगार पर होती है। 5वां है एक रूपता। लीडर्स सभी स्थितियों में एक रूप, विश्वसनीय, शांत और एक सा रहता है। वह इसके लिए स्वयं को अनुशासित करता है। व्यवसायिक जीवन के सबसे अच्छे पहलुओं में से एक यह है कि कर्मचारी लीडर को पूरी तरह एक रूप और विश्वसनीय माने। प्रभावी लीडर हर दिन नहीं बदलता है। लीडर किसी भी नई स्थिति, समस्या या आपातकालीन परिस्थितियों के झोंके से नहीं डगमगाता है। इसके विपरीत वह शांत, सकारात्मक और आत्मविश्वासी होता है, खासतौर पर दबाव में। अवश्यंभावी संकट। लीडर के जीवन में सिर्फ एक ही चीज अवश्यंभावी है और वह है संकट। जब आप नेतृत्व के पद पर पहुंचते हैं तो आपके सामने संकट बार बार आते हैं जो अप्रत्याशित होते हैं, बिन बुलाए चले जाते हैं और जिनसे संगठन को गंभीर नुकसान हो सकता है। संकट में ही लीडर अपनी योग्यता प्रदर्शित करता है। संकट के समय वह शांत और निष्पक्ष रहकर जानकारी एकत्रित करता है। वह स्थिति का सटीक आकलन करता है और नुकसान को न्यूनतम करने के लिए आवश्यक निर्णय लेता है। महान लीडर्स खुद को अनुशासित करके अपने डर और आशंकाओं को गोपनीय रखते हैं। वे अपनी चिंताएं अपने स्टाफ को नहीं बताते हैं। वे जानते हैं कि इससे कर्मचारियों में दुविधा उत्पन्न हो सकती है और मनोबल में कमी आ सकती है। इसके बजाय लीडर बहुत से सवाल पूछता है और स्थिति की गहराई से जांच पड़ताल करता है ताकि वह उसे पूरी तरह से समझ ले। बहरहाल वह अपनी भावनाएं गोपनीय रखता है। जहां तक संगठन के कर्मचारियों का सवाल है, उन्हें लीडर हमेशा शांत, सकारात्मक, आरामदेह और पूरे नियंत्रण में दिखाई देता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। आत्मनियंत्रण और नेतृत्व। स्वयं और अपने व्यवहार को अनुशासित करने की आपकी क्षमता और नेतृत्व करने की आपकी योग्यता के बीच सीधा संबंध होता है। जब आप दूसरों के सामने यह साबित कर देते हैं कि आपका स्वयं पर पूरा नियंत्रण है, तभी उनमें यह आत्मविश्वास आता है कि वे आपको लीडर बना दें और बनाए रखें। लीडर जानता है कि उसकी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, इसलिए लीडर कर्मचारियों की प्रशंसा करता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है, उनके सामने भी और पीठ पीछे भी। वह कोई भी ऐसी नकारात्मक बात नहीं कहता है जिसकी गलत व्याख्या हो सके। वह किसी को हतोत्साहित करने या चोट पहुंचाने वाली बात नहीं करता है।
अगर किसी कर्मचारी के संदर्भ में उसे कोई समस्या आती है तो वह उसे अकेले में बुलाकर बातचीत करता है। नेतृत्व के गुण। लीडर्स हर विस्तृत विवरण की योजना बनाने की तैयारी करने, व्यवस्थित करने और जांच करने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं। वे किसी चीज को नजरअंदाज नहीं करते हैं। दोस्तों एक सेकंड, थोड़ा सा नोटिफिकेशन है, उसको बंद कर लेने दीजिए। वे सवाल पूछकर हर स्थिति, समस्या, मुश्किल को पूरी तरह समझ लेते हैं। महान लीडर्स इस तरह कार्य करते हैं जैसे वे ही कंपनी के मालिक हों। उनमें व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो बहुत अधिक होती है। लीडर्स समस्या के लिए कभी शिकायत नहीं करते, बहाने नहीं बनाते और दूसरों को दोष नहीं देते। लीडर्स बहुत ही कर्म केंद्रित होते हैं। लीडर्स कैसे होते हैं? बहुत ही कर्म केंद्रित होते हैं। वे अपने परिश्रम द्वारा पैमाना सेट करते हैं। वे सावधानी से जानकारी एकत्रित करते हैं और आवश्यक निर्णय लेते हैं। वे पैमाने और मानदंड स्थापित करते हैं तथा दूसरों से उनके अनुरूप प्रदर्शन करवाते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि काम तुरंत और अच्छी तरह हो। लीडर्स शिखर पर पहुंचते हैं। लीडर्स किसी संगठन के शिखर पर उसी प्रकार पहुंच जाते हैं जिस प्रकार मलाई दूध में ऊपर उठ जाते हैं। जब आप परिणाम प्राप्त करने की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपनी ज्ञान और योग्यताओं को निरंतर बढ़ाते रहते हैं, साथ ही अपनी कंपनी में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता में वृद्धि करते रहते हैं और दूसरे लोगों के साथ दयालुता तथा प्रवाह भरा व्यवहार करते हैं, तो आप स्वाभाविक लीडर के रूप में उभर जाएंगे। जैसे जैसे आप अपने संगठन के प्रति मूल्यवान योगदान देने की आपकी अपनी बढ़ती हुई प्रतियोगिता प्रदर्शित करते हैं, आपके ऊपर नीचे और आसपास के लोग यह चाहेंगे कि आपको तरक्की देकर नेतृत्व के पद पर पहुंचा दिया जाए और आपके वहां पहुंचने के बाद वे आपको पूरा सहयोग देंगे। लीडर की तरह चलना, बोलना, कार्य करना और दूसरों के साथ व्यवहार करना जीवन में आपका प्राथमिक लक्ष्य है। अंततः आपका पद आपके प्रदर्शन के अनुरूप बन जाएगा। अगले अध्याय में आप यह सीखेंगे कि अपनी व्यवसायिक जीवन और गतिविधियों में ज़्यादा सफल होने के लिए आवश्यक अनुशासन कैसे विकसित करें और उनका अभ्यास कैसे किया जाए। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग पहुंच गए हैं इस अध्याय के कार्याभ्यास पे। तो चलिए देख लेते हैं कार्याभ्यास। एक कहता है, स्वयं से पूछें मुझसे किन परिणामों की अपेक्षा की जाती है और फिर हर दिन उन परिणामों को पाने पर पूरी एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों इस कार्य अभ्यास को अब तक करते करते ये समझ होंगे कि कार्य अभ्यास है क्या। यानी आपको अपने नोटबुक पर लिखकर इसके बारे में तुलना करना और तुलनात्मक अध्ययन करना। आप अपने जीवन चरित्र में इसको समावेश करें, इससे खुद को पूछें, इस क्वेश्चन से स्वयं से पूछें, अपना आत्मलोकन करें। तो यही इस कार्य अभ्यास के जो आपने सीखा, जो आपने पढ़ा, उसका वास्तविक आपके जीवन से कितना लेना देना है और ये कितना पैरेलल है। तो इस तरीके से आप कार्य अभ्यास करके स्वयं को अपना जो तुलनात्मक प्रस्तुति है वो देख सकते हैं। तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि स्वयं इसको ऐसे पढ़ने से सुनने से कोई फायदा नहीं जब तक आप इसको स्वयं के जीवन में चरितार्थ नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्वयं को अपने संगठन के लीडर के रूप में देखें और खुद से पूछें यह कंपनी कैसी होगी अगर इसका हर कर्मचारी मेरे जैसा हो। सफलता और उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर स्वयं और संगठन के लिए स्पष्ट और रोमांचक भविष्य दृष्टि तैयार करें। अपने व्यवसाय में कार्यरत सबसे महत्वपूर्ण लोगों को पहचानें और यह तय करें कि उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पाने के लिए आपको उनके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। 5 कह रहा है, पहले से ही यह संकल्प करें कि अवश्य भावी संकट आने पर आप शांत, नियंत्रित और बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे। उन मूल्यों और सिद्धांतों को पूरी तरह स्पष्ट कर लें जिन पर आपको यकीन है। जिंदगी में एक सिद्धांत बनाएं और आजीवन उस पर चलने का संकल्प लें।
यही कह रहा है कि जिन पर आप अडिग हो सकते हैं, फिर उन्हें अपने आसपास के लोगों के बताएं, क्योंकि आपको अपने सिद्धांत के नाम से ही जाना जाना चाहिए और यही जिंदगी का अल्टीमेट उद्देश्य होना चाहिए। हर व्यक्ति को सक्षम, मूल्यवान, महत्वपूर्ण मानकर व्यवहार करें। यह अपेक्षित निष्ठा और समर्पण प्राप्त करने की कुंजी है। तो दोस्तों, इस तरीके से यह अध्याय हुआ समाप्त। अब हम लोग चलते हैं अध्याय 10 पे। तो आइए आप लोगों के साथ शुरू करें। उससे पहले चैनल को एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। आपका सपोर्ट और आपका कंट्रीब्यूशन ही मेरा मोटिवेशन है, तो इस बात को ना भूलें दोस्तों। चलिए देखते हैं अध्याय 10, आत्म अनुशासन और व्यवसाय। यानी व्यवसाय, आत्म अनुशासन की जरूरत आप लोग इस पुस्तक में अभी तक देखते आए हैं, लेकिन व्यवसाय में इसकी कैसे जरूरत देखते हैं। किसी दीर्घकालीन लक्ष्य का पीछा करते समय आत्म दमन का गुण और उसे बनाए रखने की इच्छा शक्ति संचालक मंडल में शामिल होने का उत्कृष्ट प्रशिक्षण है। जॉन वाइनिंग। अधिकांश लोग अपने जीवन काल में या तो किसी व्यवसाय में कर्मचारी होते हैं या फिर उसके मालिक होते हैं। व्यवसायिक सफलता पाने के लिए व्यवसायिक गतिविधि के हर क्षेत्र में, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उच्च स्तरीय अनुशासन की जरूरत होती है। आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण के बिना व्यवसाय में किसी तरह की सफलता पाना संभव नहीं है। वर्तमान अमेरिकी अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था में सफल व्यवसाय शुरू करने और उसे चलाने में जितना ज्यादा आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है, उतनी किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं होती। अर्थशास्त्र का पहला नियम है न्यूनता। निम्न नियम यह है कि आप जो चाहते हैं वह कभी पर्याप्त नहीं होता है। किसी के लिए कोई चीज कभी पर्याप्त नहीं होती। जैसे आप जो भी बेचना चाहते हैं उसके लिए आपके पास कभी पर्याप्त ग्राहक नहीं होते। बिक्री कभी इतनी नहीं होती कि आप अपने सारे आर्थिक लक्ष्य प्राप्त कर सकें। मुनाफा कभी इतना ही नहीं होता कि आप अपनी इच्छा के अनुसार व्यवसाय को बढ़ा सकें। विशेष रूप से अपने व्यवसायिक लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करने के लिए कभी पर्याप्त अच्छे लोग नहीं होते जो आपके साथ और आपके लिए काम कर सकें। प्रतिस्पर्धा के नियम। यदि अर्थशास्त्र का पहला नियम अभाव है तो दूसरा व्यवसाय का पहला नियम प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन है। अपने प्रोडक्ट या सेवा खरीदने के लिए ग्राहकों के सीमित पैसे को आकर्षित करने के लिए जबरदस्त एकाग्रता और अनुशासन की जरूरत होती है। आपका उद्देश्य न केवल दिवालिया होने से बचना है, बल्कि समृद्ध होना भी है। आप अपने प्रोडक्ट या सेवा की जो कीमत लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको ग्राहकों के सीमित धन के अन्य सभी उपयोगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। व्यावसायिक सफलता का पहला अनुशासन यह है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट या सेवा प्रदान करें जो लोगों को पसंद हो, जिसको उन्हें जरूरत हो और जिसके महत्व को वे स्वीकार करते हैं। उसका दाम हर उस कंपनी की टक्कर में होना चाहिए जो ग्राहक के उसी डॉलर को हथियाना चाहते हैं। आपको अपने प्रोडक्ट या सेवा के मामले में पूरी तरह ईमानदार होना चाहिए। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह वर्तमान बाजार के लिए पूरी तरह से उपयुक्त हो। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां गलत मान्यताओं या निष्कर्ष से व्यवसाय में असफलता हाथ लग सकती है। प्रतिस्पर्धा और ग्राहकों की रुचियां बदलने के साथ साथ जवाब भी बदलते रहते हैं। ग्राहक हमेशा सही होता है। हर सप्ताह मैं ऐसे व्यवसायियों से बात करता हूं जो अपनी बिक्री और मुनाफे के स्तर को लेकर नाखुश रहते हैं। वे जोर देकर कहते हैं कि उनका प्रोडक्ट या सेवा उत्कृष्ट है और लोगों को उसे बहुत बड़ी संख्या में खरीदना चाहिए। ऐसी हर मामले में मैं उनसे कहता हूं कि अगर उनका प्रोडक्ट या सेवा सचमुच आकर्षक या मूल्यवान है तो इसका एकमात्र प्रमाण यही है कि लोग इसे इच्छा से खरीदें और फिर दोबारा खरीदें और अपने मित्रों को भी इसे खरीदने की सलाह दें। विशेषज्ञों के अनुसार आपके 70% व्यवसायिक निर्णय समय के साथ गलत साबित होते हैं। यह औसत आंकड़ा कड़ा है। जब आप व्यवसाय में नए होते हैं या कोई नई व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपके गलत निर्णयों का प्रतिशत इससे भी ज्यादा होगा। करियर की शुरुआत में उद्यमी के 90% निर्णय गलत निकलना भी असामान्य नहीं है।
इस आशंका पर विचार करने के लिए जबरदस्त आत्मानुशासन और चरित्र की आवश्यकता होती है कि आपकी सबसे प्रिय मान्यताएं और विश्वास गलत हो सकते हैं। बहरहाल इस अनुशासन के बिना काम नहीं चलता है। यदि आप अपनी गलतियों को न्यूनतम करना चाहते हैं तो अपने नुकसान को कम करना चाहते हैं और अपने संसाधनों को दोबारा ढालना चाहते हैं ताकि आप ग्राहकों को वे वस्तुएं प्रदान करें जिन्हें वे सचमुच चाहते हैं, जिनकी उन्हें जरूरत हो और जिनके लिए वे आज भुगतान करने के लिए भी इच्छुक हो। तो आपको अनुशासित होना ही चाहिए। उच्च स्तरीय आशावाद व्यवसायिक निवेश और व्यवसाय शुरू करने वाले सभी लोगों के लिए अनिवार्य है। आपको अपने प्रोडक्ट और नए प्रोडक्ट्स और सेवाओं पर भरोसा होना चाहिए। साथ ही आपको अपने व्यवसाय की भावी संभावनाओं पर भी यकीन होनी चाहिए। आपको बाजार में उनके बिकने की संभावना पर इतना ज़्यादा विश्वास होना चाहिए कि आप न सिर्फ आर्थिक जोखिम लेना चाहें बल्कि अपने व्यवसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई घंटों यहाँ तक कि हफ्तों और वर्षों तक की मेहनत भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और आपको यह सब सफलता के बिना किसी गारंटी को करना पड़ता है। साथ ही आपको अपने आत्मविश्वास पर अंकुश लगाने के अनुशासन की भी जरूरत होती है। आपको निष्पक्ष और यथार्थवादी होना पड़ता है। व्यवसाय में अति आत्मविश्वासी होने पर व्यवसायिक गलतियां और आर्थिक नुकसान यहाँ तक कि दिवालियापन भी हो सकता है। आपको निरंतर बेहतर बनते रहना चाहिए। यानी आपको जो सीखने की प्रकृति है वो अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। क्योंकि देखते हैं टीवी में आज तक जिस तरीके का ऐड भी आता है उसमें भी इस बात को कि अगर आप अपने सपने को देखने की हिम्मत रखते हैं तो उसे पूरा करने के लिए आपको सीखने का और समर्पण का जो जज्बा है वो भी होना चाहिए। आपको सीखने की आदत डालनी चाहिए। तो यही कह रहा है कि आपको निरंतर बेहतर बनना चाहिए। आपके प्रतिस्पर्धियों की आक्रामक और संकल्पवान प्रकृति के कारण आपकी कंपनी का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। अपने व्यवसाय को बचाए रखने के लिए आपको खुद को अनुशासित करना चाहिए कि आप अपने प्रतिस्पर्धियों के बराबर या उनसे बेहतर होंगे। देखिए, आपके प्रतिस्पर्धी हर सुबह उठते हैं या सोचने लगते हैं कि वे आपको दिवालिया कैसे कर सकते हैं। वे आपके ग्राहक और बिक्री को अपनी ओर खींचना चाहते हैं। वे आपके मुनाफे को अपनी ओर खींचना चाहते हैं। वे आपके ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय को अपनी ओर खींचना चाहते हैं। ऐसी प्रतिस्पर्धा के बावजूद सफलता की अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए आपको उनसे आगे तक सोचना और काम करना चाहिए। जब आप कोई नया व्यवसाय या किसी व्यवसाय में कोई नया काम शुरू करते हैं तो आपको पहले पूरी तैयारी करने और योजना बनाने में अनुशासन की जरूरत होती है। व्यवसाय शुरू करने से पहले आप पूरा बिजनेस प्लान बनाते हैं और इसके बाद हर साल उसमें संशोधन करते हैं। दूरगामी नियोजन का अनुशासन ही सफलता और असफलता के बीच का फर्क साबित हो सकता है। दोस्तों, अधिकांश व्यावसायिक विचार कारगर नहीं होते। कम से कम उनके मूल रूप में, जैसा पीटर ड्रकर ने कहा था, हर असफलता की जड़ में गलत मान्यताएं होती है। वास्तविक असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि व्यवसाय के मालिक या एग्जीक्यूटिव्स बिना किसी मूल्यांकन या जांच के कुछ मान्यताओं पर विश्वास कर लेते हैं। वे यह मान बैठते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट और सेवा है दूसरों की तुलना में उत्कृष्ट है। वे यह मान लेते हैं कि वे उन प्रोडक्ट्स या सेवाओं को पर्याप्त संख्या में मुनाफे के साथ बेच सकते हैं। वे इससे आगे अभिमान बैठते हैं कि वह मुनाफा इतना ज़्यादा होगा कि यह किसी अन्य विकल्प की तुलना में उनके समय और धन का ज़्यादा आकर्षक निवेश साबित होगा। किसी भी तरह का परिवर्तनीय समर्पण करने से पहले अपनी सभी मान्यताओं की सावधानी पूर्वक जांच कर लें। काफमैन फाउंडेशन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप के अनुसार अमेरिका के 95% उद्यमियों और छोटे व्यवसायों के मालिकों की वार्षिक आमदनी $50,000 से भी कम होते हैं। ऐसा क्यों है? इसलिए नहीं क्योंकि उनमें ज़्यादा कमाने की योग्यता, ऊर्जा या बुद्धि नहीं है। तथ्य यह है कि अगर किसी व्यक्ति
में नया व्यवसाय शुरू करने का साहस और मुश्किल काम करने की इच्छा है, तो इस बात से यह साबित हो जाता है कि उसमें सामान्य से अधिक नैसर्गिक योग्यता का होना अनिवार्य है। अधिकांश उद्यमियों की कम आमदनी और असफलता का मूल कारण अनुशासन की कमी है। उनमें इतना अनुशासन नहीं होता है कि वे किसी व्यवसाय को शुरू करने से पहले ही उसके हर पहलू की अच्छी तरह अध्ययन कर लें। उनमें निष्कर्षों पर कूदने और सर्वश्रेष्ठ की आशा करने की प्रवृत्ति होती है। उनमें अपनी मान्यताओं की जांच करने के अनुशासन का अभाव होता है। इसी वजह से वे असफल हो जाते हैं। अपने साथ ऐसा न होने दें। अपने आदर्श ग्राहक को पहचाने। आप में अपने आदर्श ग्राहक को पहचानने और तय करने की अनुशासन भी होना चाहिए। किस प्रकार का व्यक्ति आपके प्रोडक्ट या सेवा को पर्याप्त मात्रा में और उस कीमत पर खरीद सकता है और खरीदेगा जो आप व्यवसाय में बने रहने के लिए तार्किक रूप से उससे मांगेंगे। आप में यह अनुशासन भी होना चाहिए कि आप पिछली गलतियों से सबक सीखें और लगन से काम करते रहें। आप में ऐसा मार्केटिंग का प्लान बनाने का अनुशासन होना चाहिए जो आपके व्यवसाय को पर्याप्त नई संभावनाएं निरंतर प्रदान करे। अपना प्रोडक्ट या सेवा सफलतापूर्वक बेचने के लिए आपको अपने प्रतिस्पर्धी लाभ और अपने अनूठे बिक्री प्रस्ताव को स्पष्ट करना होगा। आपके प्रोडक्ट या सेवा में ऐसा क्या है जो इसे बाजार में बिकने वाले ऐसे ही किसी दूसरे प्रोडक्ट या सेवा से श्रेष्ठ और ज्यादा मूल्यवान बनाता है। आपको प्रारंभ से अंत तक पूरा बिक्री तंत्र विकसित करने में और करने के लिए जो अनुशासन की जरूरत है, ताकि आप संभावित ग्राहक और ठोस ग्राहकों में इसे बदल पाएं। बड़ी हैरानी की बात है कि बहुत सी कंपनियां तो यह सोच कर चलती है कि उनका प्रोडक्ट या सेवा अपने आप बिक जाएगी, भले ही उनके पास श्रेष्ठ बिक्री तंत्र हो या ना हो। अपनी सही लागत को जान लें, यानी आपका जो कॉस्टिंग वैल्यू है उसके बारे में जरूर जानकारी लें। आपने अपने प्रोडक्ट और सेवाओं की सटीक लागत और उचित कीमत तय करने का जो अनुशासन है वो होना अनिवार्य है। वॉलमार्ट काफी हद तक इस क्षेत्र में माहिर होने के कारण ही इतिहास का सबसे बड़ा रिटेलर बना है। इस आश्चर्यजनक तथ्य को बहुत सी कंपनियां नुकसान पर प्रोडक्ट्स और सेवाएं केवल इसलिए बेच रही है क्योंकि उन्होंने कभी भी सटीकता से उस प्रोडक्ट या सेवा को बाजार में उतारने की पूरी लागत या सटीक हिसाब नहीं लगाया। आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, हमें हर सामान बेचने पर नुकसान होता है, लेकिन हम ज्यादा संख्या में बेचकर इसे बराबर करने का प्रयास करते हैं। जाहिर है संभव नहीं है। आपके पास एक गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र होना चाहिए जिससे आपके द्वारा बेचे जाने वाले प्रोडक्ट या सेवा की गुणवत्ता इतनी अधिक हो कि ग्राहक संतुष्ट हो जाए। उन्हें इतना संतुष्ट होना चाहिए कि वे खुशी खुशी आपका प्रोडक्ट आपसे दोबारा खरीदें और अपने मित्रों को भी खरीदने की सलाह दें। आपको ग्राहक सेवा नीति तय करने के अनुशासन की भी जरूरत है, यानी आपको ग्राहक के साथ इतना अच्छा व्यवहार करना चाहिए कि वे आपके प्रति वफादार रहें। आपके किसी प्रतिस्पर्धी के बजाय आपका ही प्रोडक्ट खरीदें। किसी व्यवसाय का उद्देश्य अपने ग्राहकों को खुश करना है। किसी व्यवसाय का उद्देश्य क्या है? किसी व्यवसाय का उद्देश्य आर्थिक मुनाफे के साथ ग्राहक बनाना और उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना है। मुनाफा व्यवसाय का उद्देश्य नहीं है। मुनाफा तो पर्याप्त ग्राहक बनाने और बनाए रखने का परिणाम है। व्यवसायिक सफलता का मुख्य पैमाना है जवाब और ग्राहक की संतुष्टि। आपके व्यवसाय के हर प्रयास और गतिविधि का लक्ष्य ग्राहकों को इतना ज्यादा संतुष्ट करना होना चाहिए जितना आपका प्रतिस्पर्धी कभी न कर पाए। ग्राहक संतुष्टि का पैमाना क्या है? जवाब है रिपीट बिजनेस। जब ग्राहक आपसे दोबारा सामान खरीदते हैं तभी यह साबित होता है कि आपने उन्हें पहली बार सामान बेचते समय किया वादा जरूर निभाया है। किसी बिल्कुल नए ग्राहक को सामान बेचने में जितना समय और धन लगता है उसकी तुलना में किसी संतुष्ट ग्राहक को दोबारा सामान बेचने में
10% समय और धन ही लगता है। सभी सफल व्यवसायी रिपीट बिजनेस चाहते हैं, लेकिन यह ग्राहकों को बहुत संतुष्ट रहने पर ही संभव है। दीर्घकालीन लाभ की कुंजी क्या है? जवाब है अनुशंसाएं और सिफारिश। आपके व्यवसाय की दीर्घकालीन सफलता या असफलता को तय करने वाला अंतिम प्रश्न यह है, हमारे साथ आपका जो अनुभव रहा उसके आधार पर क्या आप दूसरों से हमारी सिफारिश करना चाहेंगे? आप सिर्फ तभी समृद्ध हो सकते हैं जब आपके अधिकांश ग्राहक आपके प्रोडक्ट्स और सेवाओं से इतने खुश हैं कि वे अपने मित्रों और साथियों को भी आपसे ही सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। चूंकि किसी संतुष्ट ग्राहक द्वारा सुझाए गए व्यक्ति के सामान बेचना किसी अजनबी को सामान बेचने से 15 गुना ज्यादा आसान होता है। यानी इसमें 15वां हिस्सा ही यानी इसमें कॉस्ट का और इफोर्ट का केवल 15वां हिस्सा ही लगता है। इसलिए रेफरल बिजनेस आपके भविष्य की कुंजी है। ऐसी ग्राहक सेवा नीतियां बनाने व बनाए रखने के लिए जबरदस्त एकाग्रता और आत्मानुशासन की जरूरत होती है, जिनकी बदौलत लोग आपसे सामान खरीदें, दोबारा खरीदें और फिर अपने मित्रों को भी आपसे ही सामान खरीदने की सलाह दें। उच्च पैमाना तय करें। आपको अपने व्यवसाय के हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के पैमाने तय करने के अनुशासन की जरूरत होती है। यह नहीं आपको उन पैमानों को लगाकर और उन पैमानों को लगातार ऊंचा करते रहना चाहिए। दोस्तों, आपको CNII फार्मूला का अभ्यास करने की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है सतत और अंतहीन सुधार, यानी कि हेक्टिक और एंडलेस रिफॉर्म। आज आपकी गुणवत्ता का स्तर चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। आपको छड़ को लगातार ऊपर उठाना होगा, अपने लिए भी और अपने हर सहयोगियों के लिए भी। अपने व्यवसाय में शिखर पर पहुंचने के लिए आपको कई महीनों तक, यहाँ तक कि कई वर्षों तक दिन में सामान्य से ज्यादा घंटे तक मेहनत करने की, आत्मानुशासन की जरूरत होती है। अमेरिका औसत उद्यमी व्यवसाय या स्वनिर्मित करोड़पति हर सप्ताह 59 घंटे तक काम करते हैं। कुछ उद्यमी तो अपने व्यवसाय के शुरुआती वर्षों में हर सप्ताह 70 से 80 घंटे तक काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। यदि आप सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको भी इतने लंबे तक और इतने कड़ी मेहनत के साथ काम करने को और खुद को अनुशासित करने की जरूरत होगी। समाधान के बारे में सोचें, यानी थिंक अबाउट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि व्यवसाय में सफल होने के लिए आपको प्रतिक्रियाशील के बजाय प्रोएक्टिव, यानी कि रिएक्टिव के बजाय प्रोएक्टिव बनने की आत्मानुशासन होना चाहिए। आपको अपना ध्यान समस्याओं के बजाय समाधानों पर केंद्रित करना चाहिए। आपको कम महत्वपूर्ण या महत्वहीन कामों और गतिविधियों में उलझने के बजाय उस सबसे महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान केवल करना चाहिए जिसे आप हर दिन हर घंटे कर सकते हो। सबसे बढ़कर आपको अपने व्यवसायिक जीवन में दीर्घकालीन दृष्टिकोण विकसित करने और दूर तक सोचने के आत्मानुशासन की जरूरत है। चाहे आप व्यवसाय के मालिक हों या कंपनी के कर्मचारी, गहन प्रतिस्पर्धा के कारण व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आपको कई वर्षों तक अनुशासित प्रयास करने होते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं होता, शिखर तक पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं होता। केवल एक ही रास्ता है और वह है कड़ी मेहनत, अनुशासन और इच्छा शक्ति की रास्ता। आमतौर पर किसी नए व्यवसायिक अभियान में आमदनी के खर्च के बराबर लाने में लगभग 2 वर्ष का समय लगता है। पहले 2 सालों में के लिए कर्ज को पटाने में 2 और वर्ष लग जाते हैं। सचमुच सफल होने में 3 और वर्ष लग जाते हैं। इसके अलावा हर चीज की लागत दुगनी हो जाती है और उसमें 3 गुना ज्यादा समय लगता है। जब आंकड़े इतने विपरीत हैं तो आपको अपना व्यवसाय शुरू करना ही चाहिए और किसी नए व्यवसायिक उद्यम या का जोखिम क्यों लेना चाहिए।
क्योंकि समय तो वैसे भी गुजरने वाले हैं। देखिए, आज से 5 साल बाद आप 5 साल ज़्यादा बड़े होंगे और आज से 10 साल बाद आप 10 साल ज़्यादा बड़े होंगे। तब आप या तो अपने क्षेत्र में शिखर पर होंगे या फिर आप तभी भी 80% लोगों के समूह में होंगे जो $1 के लिए जूझ रहे होंगे और हर दिन पैसे की चिंता कर रहे होंगे। चयन आपका है, सिलेक्शन इज योर्स। अनुशासन ही कुंजी है, डिसिप्लिन इज की। और अगले अध्याय में आप उस अनुशासन को सीखेंगे जो आपके व्यवसाय के रक्त प्रवाह यानी बिक्री को नियंत्रित करता है। अंतिम विश्लेषण में, जैसा कि पीटर ड्रकर ने कहा था, किसी व्यवसाय का उद्देश्य ग्राहक बनाना और बनाए रखना है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग पहुंच गए हैं इस अध्याय के कार्याभ्यास पे। तो चलिए देखते हैं कार्याभ्यास नंबर 1। उससे पहले चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। जो कार्याभ्यास 1, पीछे हटकर अपने व्यवसाय के क्षेत्र की किसी बाहरी परामर्शदाता के दृष्टिकोण से देखें। आप किन परिवर्तनों का सुझाव देंगे? कल्पना करें कि आप अपना व्यवसाय आज दोबारा शुरू करने वाले हैं। क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट या सेवा है जिसे आप वर्तमान में नहीं उतारेंगे? यह पहचानने की आपकी कौन से 20% प्रोडक्ट और सेवाएं आपको 80% बिक्री और मुनाफे के लिए जिम्मेदार हैं। आप उन्हें और ज़्यादा कैसे बेच सकते हैं? आप व्यवसाय में आज से 1, 2 या 5 साल आगे तक देखें। कौन सी प्रवृत्तियां हैं आपके ग्राहक भविष्य में क्या खरीदेंगे? ऐसे 3 तरीकों की सूची बनाएं जिनसे आप ग्राहकों को बेहतर सेवा कर सकते हैं, ताकि ग्राहक आपसे दोबारा खरीदे और अपने दोस्तों को भी ऐसा ही करने की सलाह दे। ऐसे 3 तरीकों की सूची बनाएं जिनसे आप मार्केटिंग और विज्ञापन गतिविधियों से अधिक संख्या और बेहतर संभावित ग्राहकों को आकर्षित कर सकें। और 7वां दोस्तों है कि ऐसे 3 तरीकों की सूची बनाएं जिनसे आप अपने प्रति आकर्षित संभावित ग्राहकों को ज़्यादा सामान बेच सकें या अधिक संख्या में बेहतर प्रोडक्ट्स को आकर्षित करें। तो दोस्तों, इस तरीके से ये जो अध्याय होता है वो होता है समाप्त। मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हिंदुस्तान। अपना ख्याल रखिए।